नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा एक बार फिर आज के एक और ज्वलंत मुद्दे पर आपके बीच में अपने इस YouTube चैनल पर हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले जो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के संबंध में कल मैंने पोस्ट डाली, उसकी तकनीकी त्रुटि के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वो बड़ी मेहनत करके उसको एडिट किया था हमारे एडिटर्स ने, लेकिन अब टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ गई। बहुत कोशिश के बाद भी वो सिर्फ 8 मिनट कुछ सेकंड चल पाया, जबकि था वो 20 मिनट का, और फिर शाम को उसे दोबारा डालना पड़ा। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने पहले वाले वर्जन को, उस अधूरे वर्जन को भी देखा, और उसके बाद जो अनएडिटेड वर्जन है, जो हमारा स्टूडियो में जिस तरह से शूट होता है, ये बैकग्राउंड, उसके ऊपर ग्राफिक्स, उसमें वीडियोस, उसके समर्थन में इमेजेस, वो हम सब बाद में डालते हैं, लेकिन वो कभी कभी हो जाता है। तो आपने उसको भी बहुत समर्थन दिया, उसका भी आपको आभार। चलिए आज के विषय की बात करते हैं। आज बात करते हैं राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की मरणासन स्थिति। कौन है इसका जिम्मेदार? आज इस पर करते हैं चर्चा। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि ये तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही बोलता है, मोदी के ही बारे में बोलता है। मैंने कई बार कहा, अगर आप मेरी भावनाओं को समझेगी, मैं मरे हुए को नहीं मारता, आदत नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी 2014 में मूर्छित होकर गिर पड़ी थी। उम्मीद थी उसके बाद उसमें कुछ तब्दीलियां आएंगी, कुछ उसमें बदलाव आएंगे, मगर केंद्रीय स्तर पर वो क्षेत्र जहां सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी राज्यों में केंद्रीय नेतृत्व जब हम कहते हैं तो अब ये 3 ही लोग रह गए हैं। ये आपस में अपने हिसाब से बांटते रहते हैं कि ये 4 राज्य तेरे, ये 5 राज्य मेरे। सोनिया जी का तो दिल्ली है, AICC हेडक्वार्टर सोनिया जी का है, तो ये बांटते रहते हैं। तो जो क्षेत्र इनके सीधे सीधे प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, बाकी जगह तो, और कई जगह तो फिर कांग्रेस के दिग्गज हैं जो प्रदेश में बड़े मजबूत हैं। आज 5 राज्यों के चुनाव, और उसी दौरान छठा राज्य, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां इस वक्त पंचायतों के चुनाव हुए। तो मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 6 राज्यों का हमको जायजा इस वक्त मिला है। तो उन सब पर आज चर्चा करेंगे, और इसमें कांग्रेस पार्टी की वर्तमान दशा तो अब रही नहीं कि दशा पर कोई चिंता की जाए, दुर्दशा पर आज मैं बेबाक अपने विचार रखूंगा। मैंने लगभग 4 महीने पहले, या हो सकता है 5 महीने हो गए हों, मैंने 5 महीने पहले कांग्रेस के संबंध में एक शेर कहा था। उस वक्त मेरी व्यूअरशिप कम थी, मुझसे इतने लोग जुड़े नहीं थे, तो मुझे लगता है बात वहीं से शुरू करनी है, क्योंकि मैंने जो अब हो रहा है ना कांग्रेस के साथ, मैंने वो 5-6 महीने पहले कह दिया था। इसलिए हो सकता है कांग्रेस पार्टी का जिस दिन स्थापना दिवस है दिसंबर में, उस दिन कहा हो, मुझे अभी तारीख तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने उसके आसपास ही कहा था। तो उसी शेर से मैं आज अपनी बात शुरू करता हूं। थोड़ा सा मैंने इसमें रद्दोबदल किया है, बहुत जरा सा। संभल जाओ ए कांग्रेस वालों, तुम्हारा जिक्र था आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे, और तुम्हारी दास्तां भी न रहेगी दास्तानों में। ये कहा था, और मुझे खुशी तो नहीं है कि ये सच हुआ। मुझे कांग्रेस से सहानुभूति नहीं है, सिर्फ इसलिए कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है इस नाते, क्योंकि सत्ता जनता ने जिसको देनी है वो दे, जनता की मर्जी, लेकिन विपक्ष भी थोड़ा सा होना चाहिए। विपक्ष नहीं होगा, विपक्ष बहुत कमजोर होगा, तो सत्ता तानाशाह हो जाएगी, जैसी कांग्रेस के जमाने में थी। कांग्रेस के जमाने में विपक्ष बहुत कमजोर था, और
कभी इंदिरा गांधी, कभी राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, कभी राजीव गांधी, ये लोग बहुत मजबूती के साथ इन्होंने राज किया। और ये इंसान का चरित्र है, और इंसान ही पॉलिटिकल पार्टीज को चलाते हैं कि जब सत्ता का बहुमत उम्मीद से ज़्यादा मिल जाए और ये लगे कि अब कोई हमारे आसपास भी नहीं है, तो इंसान तानाशाह हो जाता है। ये इंसान की प्रवृत्ति है। ताकत बढ़ेगी, चुनौतियां देने वाला कोई नहीं बचेगा, तो पॉलिटिकल पार्टीज को चलाने वाले वो नेता आखिर है तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग है, तो वो तानाशाह हो जाएंगे। वही स्थिति आज देश में चल रही है इस वक्त। जो वर्तमान रूलिंग पार्टी है वो काफ़ी हद तक तानाशाही की ओर अग्रसर है, और चुनौती देने के लिए विपक्ष है नहीं। पिछले 10 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में तो विपक्ष था, बहुत मजबूत रहा, तो वो चुनौती देते रहे। अटल जी के जमाने में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत थी, तो वो चुनौती देती रही, तो एक संतुलित लोकतंत्र हम लोगों ने देखा। मगर अब स्थिति बदल गई है। तो मैंने अभी कांग्रेस पार्टी के इस दुर्दशा के बारे में बात की, तो आइए 6 राज्यों में जो अभी चुनाव हुए, 5 में विधानसभाओं के और 6ठे राज्य में जो उत्तर प्रदेश का पंचायत है उसके चुनाव बारी बारी से बात करते हैं। कहां से शुरू करें? लिए केरला से शुरू करते हैं। केरला चुनाव बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था, और कांग्रेस पार्टी के युवराज ही कहूंगा उन्हें, वो कभी नेता तो बन नहीं पाए। बहुत उनको इतने मौके, जितने मौके उनको मिले, राहुल गांधी को इतने, इतिहास ने बहुत कम लोगों को इतने मौके दिए हैं, और नहीं प्रूव कर पाए। अब इसमें तो किसी और का दोष तो है नहीं। और यहाँ ये बताना जरूरी है कि इन चुनावों से 2-3 महीने पहले ही कांग्रेस पार्टी के वो बड़े 26 नेता, जिनके नाम से कांग्रेस पार्टी इस वक्त मीडिया में छाई रहती थी, जो कांग्रेस पार्टी की बैकबोन थे, जो कांग्रेस पार्टी के हर संकट में एक चट्टान की तरह कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, चाहे संसद हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे दूसरे सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम हो, उसमें वो पक्ष रखते थे। अब वो गुलाम नबी आज़ाद साहब या कपिल सिब्बल साहब या आनंद शर्मा, और पूरी लंबी फेहरिस्त है। मैं एक दो लोगों के नाम कहाँ गिनाऊं, उसमें हुड्डा साहब भी शामिल हो गए थे, आपको पता ही है। तो ये सब जमीन से जुड़े हुए लोग जितने भी थे, वो सब उस ग्रुप ऑफ 26 में जम्मू में एक मीटिंग करके उस दिन से ये लोग शांत बैठे हैं, चुप बैठे हैं। ना कांग्रेस इन्होंने छोड़ी, ना कांग्रेस पार्टी ने इन्हें निकाला, मगर ये अपने जो भी इनका विचार होगा, ये अब फोर फ्रंट में आके कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ते। इन 5 चुनाव में इनकी भूमिका होनी चाहिए थी, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के मीटिंग करना, पार्टी के लिए काम करना। आखिर 30-40 साल 45 साल इन लोगों ने काम किया है, तो इनका भी ग्रास रूट लेवल तक लोगों तक पहचान, भले ये जननेता उस मायने में इनमें से कम ही लोग हैं। कुछ तो हैं, हुड्डा साहब हैं, गुलाम नबी हैं, आनंद शर्मा जननेता नहीं बन पाए, ये मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी ये पार्टी का फेस तो वो है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोग हैं जो जननेता तो नहीं है, मगर पार्टी का पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखते हैं, दृढ़ता के साथ रखते हैं। उनकी बात में वजन है, उनकी बात से पूरे देश के अंदर पार्टी के लोग एक प्रेरणा लेते हैं, पार्टी का नीति वाक्य लेते हैं कि इस वक्त इस मुद्दे पर पार्टी का क्या स्टैंड है। क्योंकि ये माना जाता है कि इन 26 नेताओं में से अधिकांश हमारे युवराज राहुल जी के संपर्क में रहते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको सीधे राहुल जी के बेडरूम तक जिनकी एंट्री थी, वो उनके डून स्कूल के जमाने से ही उनके मित्र थे, उनके रूम पार्टनर भी रहे। तो ऐसे लोग भी, सचिन पायलट तो बाहर जा करके और फिर वापस आ गए, वो उसको नो बॉल डिक्लेयर कर दिया गया और उसको पूरी प्रोसीडिंग्स में से ही हटा दिया गया। कई दिन वो बाहर रहे और फिर संभवतः प्रियंका जी से उनका बहुत ही अच्छी
संबंध है, अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है उनके कहने पर, या जैसे भी। तो अब चुनाव की बात शुरू करते हैं। केरला में जब चुनाव हुए, राहुल जी ने सीधे सीधे डिक्लेयर किया कि मैं यहाँ का सांसद हूँ और मुझे खुशी है कि मैं केरला का सांसद बन गया। उत्तर भारत के लोग इतने समझदार नहीं है, केरल के लोग मुद्दों पर वोट देते हैं। अब राहुल जी, मैं आपकी बात को पकड़ के चल रहा हूं। आपने कहा केरल के लोग तो मुद्दों पर वोट देते हैं, तो देखिए केरल के लोगों ने मुद्दों पर वोट दे दिया। अच्छा, क्यों ना दे, जब ठीक चुनाव के बीच में AK एंटनी साहब जो वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो एक बेदाग रक्षा मंत्री रहे हैं, जिनकी आज भी पूरा का पूरा विपक्ष, सारी पॉलिटिकल पार्टीज और पूरा मीडिया आज जिनका बहुत अधिक सम्मान करता है और केरला की नस नस से वो वाकिफ हैं, वो ठीक चुनाव के बीच में तटस्थ होकर के बैठ गए। उन्होंने उसके बाद कोई पब्लिक मीटिंग नहीं की। सिर्फ ये उनकी शराफत है, ये उनकी शराफत थी। उनको तो बहुत बड़े बड़े ऑफर्स चारों तरफ से आए थे, लेकिन नहीं, वो उन्होंने कहा नहीं, मैं कहीं और तो नहीं जाऊंगा। अगर राहुल गांधी मेरे टिकट वितरण से नाखुश हैं तो मैं घर बैठना पसंद करूंगा। और ठीक है, राहुल जी काम करें। और किया उन्होंने कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन देखिए उसका साइड इफेक्ट देखिए। वो कांग्रेस पार्टी जिसके पक्ष में सारे समीकरण थे, 5 वर्ष से वहां पर एंटी इनकम्बेंसी थी लेफ्ट पार्टी की, उसके खिलाफ इस बार तो जीत कर आना चाहिए था। और राहुल जी, आपने तो सीधे सीधे उत्तर भारत वर्सेस दक्षिण भारत करा के केरल को वैसे ही आपने एक संदेश दे दिया था कि मैं तो आप लोगों को पसंद करता हूं, भविष्य में आपके बीच में रहने वाला हूं। तो लोगों ने उस कांग्रेस को, जिस कांग्रेस में AK एंटनी साहब की सक्रिय भूमिका नहीं थी, उसे नकार दिया। भाजपा को भी नकारा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष 2 जगह से चुनाव लड़े अपनी सुविधा अनुसार। उन्होंने हिंदू बहुल क्षेत्र, अब ये चल पड़ा। मैं तो इस परिभाषा के खिलाफ हूं, लेकिन अब जब पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से चयन करती हैं अपने चुनाव क्षेत्रों का, तो फिर ये बात बोलनी पड़ती है। 2 बहुत बहुत मजबूत हिंदू बहुल क्षेत्र ढूंढे और वहां से दोनों ही जगह से वो हार गए। ये उनका भी यही हाल हुआ। और इतने बड़े एक व्यक्तित्व, मेट्रोमैन श्रीधरन साहब, जिनको 88 साल की उम्र में झाड़ पहुंच के खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा उनको बना करके पेश किया। और यहां सबसे मजेदार बात है कि लगभग 61% हिंदू उस क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र से श्रीधरन साहब को चुन करके खड़ा किया। और वहां से जीता कौन? वहां से CPM के एक मौलाना साहब जीत गए। मैं अभी उनका नाम भूल गया, मैं लिख करके नहीं रखता, ये मेरी कमजोरी है। यानी हिंदू बहुल क्षेत्र में एक मुस्लिम वहां पर जीत गए। और श्रीधरन साहब, इतना बड़ी बैकग्राउंड होने के बाद भी उनकी विद्वता पर, उनके कार्य क्षमता पर तो किसी को शक नहीं है, वो हार गए। तो केरला की जनता ने भी चुन लिया। और उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि ये लंबे समय के लिए अब कांग्रेस पार्टी का दीपक, कुल दीपक तो नहीं कहूंगा क्योंकि आपकी, राहुल जी, आपकी लंबी उम्र की मैं कामना करता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दीपक जरूर वहां बुझ गया केरला में, एक राज्य। तमिलनाडु में आपके गठबंधन की जीत, उसकी खुशी आप मना सकते हैं। हालांकि वो खुशी आपने वो जो हम बचपन में खेला करते थे ना, अपने घर में किसी सीनियर आदमी या घर में कोई मजबूत आदमी, उसकी पीठ पे चढ़ के उस तरह सवारी लिया करते थे ना, और फिर ऐसा समझते थे कि ये यहाँ से वहाँ तक मैं खुद गया हूँ, जाते तो किसी की पीठ पर थे। चलिए, जैसे भी सही, वहाँ जो करुणानिधि के सुपुत्र हैं, उनके तो बहुत सारे सुपुत्र सुपुत्रियाँ हैं, भांजे भांजियाँ हैं, भतीजे भतीजियाँ हैं। तो उन सब में स्टालिन, जो करुणानिधि DMK के करुणानिधि नेता है, उनमें सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में काफी पहले से ही दौड़ रहे थे उनके पुत्र स्टालिन, मिस्टर स्टालिन, जो वहां मेयर भी थे, अभी इलेक्टेड मेयर भी थे चेन्नई के। तो उन्होंने बाजी मार ली और वो वहां मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके साथ हो सकता है आपके भी 2-4 मंत्री बन जाएं,
बहरहाल वहां की आपको हम एक सांत्वना पुरस्कार जरूर दे सकते हैं। आपकी जेब में जो हमेशा रहा करता था पौंडीचेरी, इतना छोटा सा राज्य, बहुत कम कम वोटर्स वाली 30 विधानसभाएं। पौंडीचेरी एक खूबसूरत पूर्वी तट का एक केंद्र शासित प्रदेश, ऐतिहासिक केंद्र शासित प्रदेश, कभी फ्रेंच कॉलोनी रहा वो केंद्र शासित प्रदेश, वो भी आपके हाथ से निकल गया। वो तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह और नरेंद्र मोदी की करामात है। उन्होंने ठीक उलटफेर करने से पहले आमतौर पर ऐसे कामों में ना पड़ने वाली लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को पहले वहां से हटाया। उन्हें उम्मीद थी कि किरण बेदी का इस तरह का सक्रिय सहयोग हमें शायद इसमें ना मिले। अपनी पसंद का दूसरा ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी लचीली हो, उसको वहां लाए और अपनी उन्होंने मनपसंद वहां पर सरकार चुन ली। तो आप यहां से भी साफ हो गए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, यहाँ पहले से ही साफ हो। तो दक्षिण भारत से अब कांग्रेस पार्टी लगभग इन 5 राज्यों में छोटे बड़े मिला करके अब आप साफ हो गए। तो ये राहुल गांधी जी आपकी उपलब्धियां हैं। जब से आपने एकला चलो, आपका वो इस्तीफा जो आपने दिया था वो वही पड़ा हुआ है अभी, और नया अध्यक्ष आपकी इंतजार में अभी तक नहीं चुना गया। तो आपने 5 राज्यों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कांग्रेस के सुपड़ा साफ होने में, कांग्रेस का सफाया होने में। आइए अब बात करते हैं बंगाल की। मुझे पता है ये कांग्रेसियों की दुखती रग है। मजे की बात यह है कि बंगाल में राज कांग्रेस का ही है, लेकिन ये जो दिल्ली की कांग्रेस है ना, इसको वहां के नेताओं ने, वहां की जनता ने बहुत पहले नमस्कार कर दिया था। और ये लगातार तीसरा चुनाव कांग्रेस की ही एक ऐसी नेता जो आपके काम करने के तरीकों के बिल्कुल विपरीत ऊर्जा से भरी हुई, हर वक्त अपने दुश्मन को चुनौतियां देने के लिए मुठ्ठियां तानी हुई ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, वो भी कांग्रेस है, आप ही से अलग होकर के वो कांग्रेस बनी थी। उन्होंने नरसिम्हा राव के जमाने से ही विद्रोही तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। मैं स्मरण करा दूं, नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में ममता बनर्जी मंत्री थी, केंद्रीय मंत्री थी। उन्होंने एक दिन मंच पर से ही उनकी उपस्थिति में यह घोषणा कर दी थी कि अगर आपने अपना काम करने का तरीका नहीं बदला तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। और वो उन्होंने किया और जनता ने उनको सर माथे पर बैठाया। यहां कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली वाली कांग्रेस है, मैं आप देखिए, जब मैं कांग्रेस बोलता हूं खाली तो वो दिल्ली की कांग्रेस होती है, राज्यों की नहीं। राज्यों में तो अलग अलग जगह अभी भी कांग्रेस है, हालांकि उसको धीरे 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 खत्म करने में बहुत जी तोड़ कोशिश राहुल जी आप कर रहे हो। तो जो दिल्ली की कांग्रेस है उसका शून्य शून्य है, शून्य। एक शून्य का मैं तो 2 लगा देता हूं, ये दो शून्य लग गए। सीपीएम के साथ भी आपने गठबंधन कर लिया। अब पता नहीं सीपीएम ने आपको डुबाया लेफ्ट फ्रंट ने, या आपने लेफ्ट फ्रंट को डुबाया। ये लड़ाई आपस में करते रहिएगा। आपने वहां भी कांग्रेस पार्टी का सफाया करके दम लिया। इसीलिए मैंने कहा था कि तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। दास्तां का मतलब है तुम्हारा किस्सा। जब लोग किस्सा गोही करेंगे, जब लोग इतिहास कहीं का लिखना शुरू करेंगे, तो उसमें आपका जिक्र भी नहीं आएगा। जब कोई हमारे ऐसा याद दिलाएगा कि अरे आपने तो इतना कुछ बता दिया, वो कांग्रेस, तब कहा जाएगा अच्छा अच्छा हाँ कांग्रेस भी कभी होती थी। तो आप कांग्रेस को उस दिशा में ले जा रहे हो। ये मैंने आपको संभवतः गिनवा दिए सारे राज्य। हाँ, असम आइए, असम की तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप ही के दांव से भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों आपको चित्त किया है, ये आपको बताना जरूरी है। अब से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले ही असम में कांग्रेस पार्टी की लगातार हार का, उसकी पटकथा राहुल गांधी ने पहले ही लिख दी थी। जब हेमंत बिस्वा शर्मा, जो आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रमुख, बहुत लोकप्रिय चेहरे बने हुए हैं, वो
कांग्रेस पार्टी के बहुत दमखम वाले नेता असम के हुआ करते थे, हेमंत बिस्वा शर्मा। और आज भी इस चुनाव के दौरान भी मुख्यमंत्री पद के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय, अगर किसी को सर्वे में वोट मिले लोकप्रियता के, तो वो हेमंत बिस्वा शर्मा को, मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी से भी ज्यादा लोकप्रियता उनको मिली। ये आप ही की विचारधारा के, आप ही की पार्टी में पले बड़े और जनता के बीच लोकप्रिय होने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा है। इनका ये आरोप 5-6 साल पहले लगा था कि जब मैं राहुल जी को मिलने गया तो पहले तो बार बार समय देकर भी मुझे मुलाकात मुझसे नहीं हुई, और जब मैं महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने लगा तो एक तो मुझे बैठने की कुर्सी नहीं दी, और राहुल जी मुझसे बात करते करते अपने कुत्तों को भी बिस्किट खिला रहे थे। कोई उनका प्रिय कुत्ता है। मैं यहाँ इसका उपवास तो नहीं उड़ा रहा, क्योंकि मैंने डॉग लवर्स को, एनिमल लवर्स को देखा है, पागलपन की हद तक वो अपने पेट्स, जो पेट्स होते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो राहुल गांधी जी भी शायद पेट लवर होंगे, और उन्हें लगा कि मुझसे ज्यादा कदर तो यहाँ कुत्तों की है, तो उन्होंने वो कुत्तों जैसा जीवन न बिताने का फैसला करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैं जानता हूँ कांग्रेस पार्टी की इस पोजीशन में रहने वाले नेता को जब अपना दल छोड़ना पड़ता है तो दिल पर इतना बड़ा पत्थर रखना पड़ता है। तो उन्होंने वो पत्थर रखा, और आज जनता के बीच में वो है, और उनकी जय जयकार होती है जहां वो जाते हैं, उनकी भी जय जयकार होती है, और वो चुनाव को, उसकी दिशा दशा को पलटने की ताकत आज भी रखते हैं। तो यहां भी राहुल जी सभी जगह आखिर आप ही की भूमिका आ रही है, आपकी कांग्रेस पार्टी का सर्वनाश करने में हर जगह आप ही हैं। अब वो तो 5 पीढ़ियों का बोझ है हमारे नेताओं के ऊपर कि वो बोलते नहीं है आपके लिए, पर दबी जुबान से तो संदेश तो सभी दे रहे हैं। अब छठे राज्य की बात करते हैं। छठा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव अभी हुए, अभी उसके अंतिम परिणामों की सूची बनी रही है। आ गया, मोटा मोटा रिजल्ट आ गया। मैं यहाँ जनता को बता दूं, 75 जिलों वाले उत्तर प्रदेश में 3070 जिला पंचायत की सीटें हैं। 3070, 75 जिले हैं, तो मोटे तौर पर 3070, लगभग आप ये समझ लीजिए कि 40 का एवरेज आ गया, कहीं 65-70 भी है। छोटे छोटे जिले हो गए, 25-30 मेंबर वाली जिला पंचायतें भी है। अब जहां तक जिला पंचायत के अध्यक्षों का सवाल है, तो वो तो भूल जाइए, उसमें तो कहीं कोई नंबर ही नहीं है। इस 3070 में से कांग्रेस पार्टी को कुल 70 जिला पंचायत मिले हैं अभी तक, और आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। और लगभग 60 जिला पंचायतें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी के पास फिर वही शून्य ऐसे वाले बड़े बड़े लड्डू हैं, अंडे हैं कांग्रेस पार्टी के पास। जहां प्रियंका जी ने मेहनत की, राहुल जी ने तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो उत्तर भारत नहीं जाता। उत्तर भारत के ऊपर से पता नहीं उड़ना भी उन्हें हवाई जहाज में गंवारा है कि नहीं है, हो सकता है घूम घाम के कहीं से असम वसम जाते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश को उन्होंने नमस्कार कर दी। जितना भी एक पार्ट टाइमर पॉलिटिशियन का, प्रियंका जी का जितना प्रयास हो सकता है वो प्रयास तो सराहनीय है, लेकिन राजनीति पार्ट टाइमर से नहीं चला करती। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस पार्टी के पैरेलल कोई दूसरा दल खड़ा हो गया ना, वहां कांग्रेस पार्टी शून्य पर आती जा रही है। तो एक और राज्य आपने बंगाल शून्य में करा, और अब आप कमोवेश, अब आप 70 जिला पंचायत सीटें जीतने के बाद अब आप भी उत्तर प्रदेश में शून्य पर आ गए। भविष्य में आपकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई। अगर आप कांग्रेस पार्टी से बार्गेन, किसी भी गठबंधन से अगर आप अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में बार्गेन करोगे ना सीटों का, तो आपको अधिक से अधिक 10 सीटें मिलेंगी। ये मैं आपको बता दूं। जब 3070 जिला पंचायत सीटों में से कुल 70 ही सीट आप जीतोगे, जबकि वो अखिलेश यादव लगभग वो 800 का आंकड़ा वहां छू रहे हैं। और इसमें थोड़ी बेईमानी मीडिया ने भी कर रखी है। उनके जो सहयोगी है ना,
उनके जो राजनीतिक सहयोगी है आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, जिनके साथ गठबंधन करके उन्होंने चुनाव लड़ा, 70-80 सीट उनको भी मिली हुई है, उसको मीडिया अन्य में दिखाता है, उनके सहयोगियों को। उनका अभी तक नाम नहीं खोला कहीं भी, जबकि बागपत, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, इन सब जगहों पर उन्होंने सम्मानजनक सीटें जीती हैं। और इनमें से जहाँ तक मेरा अंदाजा है, कम से कम 3 पंचायतों में, जिला पंचायतों में वो बोर्ड बनाने जा रहे हैं। मैं इस पूरी प्रक्रिया से वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं इन जिला पंचायतों का सदस्य 2 बार स्वयं रहा हूँ। एक बार 1990-91 में, तब मुझे माननीय राज्यपाल ने नामित किया था गवर्नर, लेकिन मेरी शक्तियाँ उतनी ही थी जितनी एक निर्वाचित 5 लोग नॉमिनेट हुए थे, उनमें से एक मैं था। मुझे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की संस्तुति पर 1991 में मनोनीत किया गया था। और 2014 में मैंने स्वयं निर्दलीय देहरादून जनपद के रायपुर स्थित लाडपुर जिला पंचायत से जीत करके मैंने भी उस सदन का स्वाद चखा हुआ है। मैंने भी देखा हुआ उस सदन में कितनी ताकत है, क्या क्या होता है, राजनीतिक तौर पर वो कितनी महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस पार्टी, अब आप उत्तर प्रदेश में भी शून्य हो गए। सीट्स तो आपकी पहले ही शून्य थी, आप सिर्फ 1 सीट सोनिया जी की जीते थे, वहां से सोनिया जी के अलावा आपको सीट नहीं मिली। तो आज मैंने आपको ये विश्लेषण करके बताया, और मेरा ये कांग्रेस पार्टी के जनाधार वाले नेताओं से मेरा ये निवेदन है कि एक दिन तो आपकी आंख खुलेगी, जरूर खुलेगी। उत्तराखंड के नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, यहाँ 2 किस्म के नेता हैं उत्तराखंड में। मेरी बस 1 मिनट 1.5 मिनट और लूंगा मैं, मुझे मालूम है वीडियो लंबा हो गया। 2 किस्म के नेता, एक तो वो जिनका जनाधार तो कुछ नहीं है, लेकिन मीडिया के सामने वो फेस बने हुए हैं और जो विज्ञप्तियां देने में माहिर है रोज, और महत्वपूर्ण पदों पर काबिज है। एक यहाँ वो जमात है। एक जमात ऐसी है जो बहुत ज़्यादा मोहताज तो नहीं रहती कि मुझे कोई पद मिले तब मैं काम करूँगा। वो जनता के बीच रहते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण ज़्यादा ताकत वाले पद मिले ना मिले, वो अपनी चाल से चलते रहते हैं। तो मैं इस दोनों ही जमात से कहना चाहता हूँ कि 2022 के चुनाव में करारी हार अगर हो जाए, ईश्वर न करे ऐसा हो, उसके बाद आपकी आंख खुले, उससे अच्छा है कि आप अभी से ही कोई निर्णय लीजिए, सामूहिक तौर पर निर्णय लीजिए और बहुत प्यार से, सम्मान से, बहुत ज़्यादा एक वातावरण पूरे देश में बना करके सब मिल के जाइए और जा करके सोनिया जी के तो चरण स्पर्श करिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में नरसिम्हा राव जी के बाद जो कांग्रेस को बिल्कुल सीताराम केसरी और नरसिम्हा राव जी की जोड़ी ने डुबा दिया था, उस वक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दोबारा जिंदा खड़ा किया। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, प्रमोद महाजन जैसे राजनीतिक मैनेजर के जबड़ों से उन्होंने सत्ता छीन करके मनमोहन सिंह जी को सौंपी। तो सोनिया जी का कोई कसूर नहीं, आज उनकी उम्र नहीं है, अब उन्होंने स्वयं स्वीकार भी कर लिया। और ये भी बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग अंतिम सांस तक कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, उन्होंने छोड़ दिया उसे। तो उनका तो आभार प्रकट करिए, उनके चरण स्पर्श भी करिए। वो उन्होंने बहुत बहुत बड़ा एक आदर्श हिंदुस्तान की राजनीति में स्थापित किया है। और राहुल जी और प्रियंका जी को उनके अब तक के किए हुए जो उनका योगदान है ना, उसके लिए भी उनको हाथ जोड़िए और कहिए कि थोड़े दिन विश्राम कर लो, देखते हैं, हम लोग चला के देख लेते हैं। भाई आप कितना मौका और दोगे? काफी मौके आपने दे दिए। केंद्र में तो गई, आज कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। राज्यों में जहां जहां आप लोगों की मेहनत है, कम से कम राज्य तो बचाइए। एक मजबूत लोकतंत्र स्थापित करने में, न सही सत्ता में, विपक्ष में कहीं अच्छी सम्मानजनक सीट तो लाइए। अगर उत्तराखंड में आप 10-11 सीटें जीतोगे तो भाई इससे तो काम चलेगा नहीं। लाइए ना 25-30 सीट तो लाइए यहाँ भी, और ला करके फिर चुनौती दीजिए, हर स्तर पर चुनौती दीजिए। वो करना अगर आप चाहते हैं तो कीजिए, वरना तो फिर से हमको वही शेर दोहराना पड़ेगा कि समझ जाओ कांग्रेस वालों, तुम्हारा जिक्र था आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार, नमस्कार।